खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत देने वाली एक खबर सामने आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,000 नए मामले प्रदेश के अंदर सामने आए, जबकि 12,233 लोग ठीक भी होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश के 5 जिले दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में कोरोना के 50 से भी कम केस दर्ज किए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है, जिसने गांव और पंचायत स्तर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई। गांव में लॉकडाउन लगाया गया और गांव में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के लोगों में जागरूकता आई है और वो कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आज जो नए प्रकरण आए वो 7,264 केस ऐसे थे जो नए आए थे। राहत भरी मैंने इसलिए कहा कि 12,233 प्रकरण ऐसे थे जिसमें लोग ठीक होकर के अपने घर के लिए वापस गए। हम अगर कोरोना की दृष्टि से देखें तो 5 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां नए प्रकरणों में 50 से कम केस आए। तो इसके बीच इस वक्त की बड़ी खबर अनूपपुर से जिले में पहुंचा ब्लैक फंगस। नागपुर में हुई पत्रकार संतोष गुप्ता की ब्लैक फंगस की वजह से मौत। अनूपपुर जिले के चैथरी का पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अब ब्लैक फंगस मध्य प्रदेश भी पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ब्लैक फंगस की वजह से एक नागपुर के पत्रकार संतोष गुप्ता की मौत हो गई है। अनूपपुर जिले के जैतपुरी से पहला मामला सामने आया। जैतहरी से पहला मामला सामने आया। संतोष गुप्ता नाम के पत्रकार की फंगस की वजह से जान चली गई। तो खबर आलोट से, जहां कोरोना की महामारी के दौरान पॉजिटिव केस की संख्या अब कमने लगी है, जिसको लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कोविड सेंटर का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के संक्रमित इलाकों का दौरा भी किया है और जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम कार्यालय पर बैठक कर नगर की व्यवस्थाओं को लेकर कई आदेश जारी किए। विदित है कि केस बढ़ रहे हैं और उसका एक ही उपाय है कि जितनी सख्ती से कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए, लोगों की पहचान की जाए, उनका इलाज किया जाए, संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। केस बढ़ना अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है, कई जगह केस बढ़े हैं। महत्वपूर्ण ये है कि केस बढ़ने के साथ साथ उसको कंट्रोल करें और उस पर काम चल रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्र का वायलेशन कर रहा है। हर ब्लॉक में कंट्रोल रूम बना है, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। किसी को कोई दवाई की ज़रूरत है वो बता सकता है। किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है 1075 जो हमारा कोविड का कंट्रोल रूम है वहाँ वो बात कर सकता है। निश्चित तौर पर उसकी मदद की जाएगी। तो अगली बड़ी खबर शहडोल से सामने आ रही है, जहां मेडिकल कॉलेज में नर्सों और डॉक्टरों की नियुक्ति। बता दें आपको कि 123 नर्सों की नियुक्ति की गई है। 4 डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की भी दरमियान नियुक्ति की गई। व्यापन से चयनित उम्मीदवारों ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और इसी के तहत 123 नर्स, 4 डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई। व्यापम से चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए और साथ ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए युद्ध स्तर पर प्रक्रिया जारी है। तो अगली बड़ी खबर शाजापुर से सामने आ रही है, जहां कलेक्टर दिनेश जैन, राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। बता दें आपको कि ग्राम पंचायत खेरखेड़ी में ग्राम संकट प्रबंधन समिति के नए सदस्यों को लेकर ये पूरी बैठक की गई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने समिति के सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक की। कोरोना को लेकर ये पूरी बैठक की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से बताते चले आपको कि कलेक्टर दिनेश जैन, राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्राम पंचायत खेरखेड़ी में ग्राम संकट प्रबंधन समिति के नए सदस्यों के साथ ये पूरी बैठक की गई। वर्चुअल माध्यम से ये पूरी बैठक की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने समिति के सदस्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। कोरोना को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो कोरोना से लड़ाई में नागरिकों द्वारा अपनाए गए अनुशासन और संयम के सकारात्मक परिणाम
आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक और चिकित्सक स्टाफ संक्रमित मरीजों को उपचार प्रदान कर निरंतर उन्हें स्वस्थ करने में सफलता प्राप्त कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नागरिकों द्वारा सुरक्षा उपाय को अपनाना जाना और आवश्यक भ्रमण कर काम करने से नए संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को लेकर एक साथ काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनूपपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संक्रमण के इस दौरान जनहित में जो कार्य किए गए उसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने भारतीय जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने हमारे सारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार पूरे कोरोना संकट के दौरान पीड़ित, दुखी, परेशान और लाचार लोगों के लिए चिंता कर रही है और सरकार समाज को साथ लेकर जिस तरह से काम कर रही है उसके अच्छे परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वैसी घोषणा कोई बड़े दिल वाला और जनता के दुख को महसूस करने वाला ही जनराता कर सकता है। कोरोना संकट में बेसहारा हुए परिवारों को सहारा देने के संबंध में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उससे पीड़ित परिवारों की मुश्किलों को कम करने और नया जीवन शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। तो अगली खबर बेगमगंज से, जहां क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह और एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की देखरेख के बारे में पूरी जानकारी ली और ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द चालू करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है हमारे द्वारा। हॉस्पिटल में जो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति जिसका गठन विधायक महोदय की अध्यक्षता में किया गया है, विधायक जी के निर्देश पर ये डिसाइड किया गया है कि सिविल अस्पताल बेगमगंज में एक ऑक्सीजन प्लांट क्राइसिस मैनेजमेंट द्वारा समिति के द्वारा जो जन सहयोग में पैसा इकट्ठा किया जाएगा उससे लगाया जाना है। उसके संबंध में जगह चिन्हित करने के लिए डीएम साहब के द्वारा मेरे द्वारा निरीक्षण किया। तो ताजा मामला बैतूल से सामने आया, जहां सरकारी अस्पताल की एक डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करते हुए नजर आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आला अधिकारियों को मिल गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में एक और सरकारी अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बैतूल में एक सरकारी अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर अस्पताल से गायब होकर प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करती हुई पाई गई और सैलरी सरकारी अस्पताल से लिया करती हैं वो। मामला सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग महिला डॉक्टर के साथ बीएमओ के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। इस बात का खुलासा एसडीएम और सीएमएचओ की छापामार कार्रवाई में किया गया। कल उनकी शिकायत आई थी, पहले 4 बजे के आसपास हमको शिकायत आई थी, एक मैसेज आया था और एक फ़ोन भी आया था किसी का कि मुल्ताई में जो पदस्थ हैं डॉक्टर वो वहाँ नहीं रह रही हैं 5-6 महीने से और यहाँ पे नर्सिंग होम में बैठ के प्रैक्टिस करती हैं। तो हम लोग टीम बना के तुरंत गए थे वहाँ। मैडम वहाँ नहीं मिली थी, 5 बजे के आसपास गए थे, लेकिन ऐसे सारे एविडेंस मिले थे ये साबित करते हैं कि मैडम वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर मेघा वर्मा जी। वो हम जब्त करके लाए थे। नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया था। तो खबर झाबुआ से, जहां आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जिले में 24 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया था। पहले 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ था, लेकिन मामलों में को बढ़ता देख एक बार फिर से फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झाबुआ कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जिले में 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एक और खबर जो कि झाबुआ से ही सामने आ रही है, जहां कोरोना काल ने किसानों की परेशानी काफी बढ़ा दी है, जिसमें इस साल किसानों की फसल तो अच्छी हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण अपना माल दूसरे राज्यों नहीं भेज पाए। अगर किसान अपना माल बाजारों में बेचना चाहते हैं तो बहुत कम लोग बाजारों में आकर उनकी
फसल को खरीदते हैं। तरबूज बेचने जाते हैं हम, और ये केले तरबूज की गाड़ी लगाते हैं, तो ये गाँवों में घूमने जाते हैं। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के हिसाब से क्या पब्लिक ज़्यादा करके बाहर नहीं आ रही है। तरबूज वगैरह केले वगैरह का नुकसान हो रहा है और इतना व्यापार हमारा नहीं हो रहा है। और हम मजदूरी करते हैं, धूप में घूमते हैं, 7, 8, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर शाम को आते हैं, भूखे प्यासे पूरे दिन भर घूमते हैं धंधा करने के लिए। लॉकडाउन नहीं रहता तो हमारा तरबूज बाहर महानगरों में जाता, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, इंदौर जाता है। अभी स्थिति खेतों में ही रह रहा है, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं रहे। और बाहर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से माल बिक नहीं रहा, और अगर हम जबरदस्ती भेजे तो हमारा ट्रांसपोर्ट खर्चा हो जाता। तो उज्जैन में पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने दोबारा चैनल के माध्यम से कहा है कि पुलिस फोर्स लगातार जनता की सुरक्षा को देखते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क पर दिखाई दे रही है और कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ही तेजी से फैल रहा है, उसको कम करने के लिए पुलिस फोर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिना किसी डर से पुलिसकर्मी एक युद्ध स्तर पर डटे हुए हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए देशभक्ति का संगीत और गीत का भी आयोजन किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी गंभीर साबित हुई है, पर उसके बाद भी हमारी पुलिस फोर्स ने लगातार मेहनत करी है और काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रेट को कम किया है। बिगर किसी डर के सब लोग डटे हुए हैं, जैसे युद्ध लड़ा जाता है। आज फोर्स को मोटिवेट करने के लिए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देशभक्ति गाने हैं, जिससे फोर्स मोटिवेट रहे और आगे भी हम लोग कंट्रोल में कोरोना को ला सके और इस कोरोना व्यापी बीमारी के अगेंस्ट में युद्ध लड़ सके। तो अगली खबर बुरहानपुर से, जहां सरकार लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है। ग्राम तुकईधड़ में मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए अपील किया जा रहा है, जिसको लेकर नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी कौंजेकर और हर्षवर्धन सिंह चौहान ने मजदूरों से बिना डरे वैक्सीन लगाने को कहा। इसके साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन कराने की अधिकारियों ने लोगों से अपील की। तो खबर शहडोल से, जहां कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया था। पुलिस को मुखबिर से कालाबाजारी करने वालों की सूचना मिलने पर एसआईटी की मदद से कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 इंजेक्शन, 5 मोबाइल सहित 6,50,000 नगद प्राप्त किए और साथ ही पुलिस ने इस दरमियान 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। इंजेक्शन जो कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इस काम में लिप्त हैं और वो जो व्यक्ति लिप्त है वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी पर है। तो पुलिस ने आज अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और इसमें दो लोग सबसे पहले गिरफ्तार हुए, दीपक गुप्ता और उज्ज्वल द्विवेदी। दोनों जिला उमरिया के रहने वाले हैं। दीपक गुप्ता पिता सीताराम गुप्ता 23 साल, उज्ज्वल द्विवेदी पिता धनीराम द्विवेदी 30 वर्ष। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ है। तो शहडोल में बीते 14 मई को पंचायत बयोहारी के ग्राम पपरेड़ी में कुएं की सफाई के दौरान नीचे उतरे व्यक्ति राजेश मिट्टी दशकने से दबकर मौत हो जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने उनके वारिस को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि आरबीसी 641 के तहत स्वीकृति दी और साथ ही संकटापन मदद से 10-10 हजार रुपए एवं राष्ट्र परिवार सहायता मद से 20-20 हजार रुपए की राशि आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दे दी। बताते चले कि घायल रमेश उर्फ खजवेदी पिता श्री प्रसाद नापित उम्र लगभग 45 वर्ष को जिला चिकित्सालय शहडोल भिजवाकर त्वरित एवं निःशुल्क व्यवस्था किए जाने की भी बात कही। इस मौके पर विधायक बयोहारी श्री शरद कोल एवं पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश गोस्वामी ने मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए समझाइश भी दी। तो खबर देवास से, जहां कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें शव को जलाने के लिए अब शवगृह में जगह नहीं रह पाई। नर्मदा नदी में एक शव मिलने की खबर से पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आया, जिस पर पुलिस ने जांच कर वीडियो को
कहीं और का बताया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना से ग्रसित लोगों के शव घाट पर आते हैं, लेकिन शव को नदी में नहीं बहाया जाता। नर्मदा नदी में किसी ने शव को फेंका, उसका कोई वीडियो वायरल हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो और कहीं का हो सकता है। हमारे यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में दाह संस्कार हो रहे हैं, नर्मदा जी के किनारे भी हो रहे हैं, लेकिन हमने ग्राम पंचायतों के माध्यम से, नगर पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था की है कि यदि कोई शव थोड़ा बहुत भी अधजला रह जाता है तो वहाँ पर ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय उस शव को पूरी तरह से जलाकर उसका अस्थि संचय करने के लिए परिजनों को उपलब्ध कराता है। थाना नेमावर क्षेत्र में नर्मदा नदी के घाट के किनारे पर्याप्त बल लगा होता है। थाना प्रभारी और अन्य बीट अधिकारी लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नज़र रखते हैं। एसडीओपी भी समय समय पर घाटों पर नज़र रखते हैं। मैं स्वयं थाना जाता हूं और नर्मदा नदी के घाटों का भ्रमण करता हूं और कोरोना गाइडलाइन का हम पूरी तरह पालन कराते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जाता है और सभी तरह की स्थिति पर हम लगातार नजर रखते हैं। तो रीवा में व्यापारियों ने ज्ञापन देते हुए मीडिया को बताया कि लॉकडाउन की वजह से एक तरफ हम व्यापारी अपनी रोजी रोटी छोड़ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ताला लगाकर शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप पिछले 1 महीने से घर पर बैठे हैं और चोर उचक्के हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटने में मस्त है। ताजा मामला कन्या लेडीज कलेक्शन और किड्स वियर कला मंदिर से सामने आया, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय अमनिया थाने और अन्य थाने में भी की गई है। पिछले साल 78 दिनों के लॉकडाउन में व्यापार बंद होने पर भी जरूरतमंद लोगों को व्यापारियों ने सहयोग किया था। इस दौरान इस साल भी कोरोना महामारी में व्यापारी अपना सब कुछ भूलकर लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। कई विगत दिनों से व्यापारी लॉकडाउन से वैसे ही पीड़ित हैं और गत वर्ष भी पीड़ित थे और अपने घर में शांति से बैठते हैं, पर उनकी दुकानों में चोरों द्वारा धावा बोल दिया गया है। 15-20 दिन से व्यापारियों में लगातार चोरियां हो रही हैं, तो व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। उनका एक तो बिजनेस है ही नहीं, उसके बाद चोरी का माल चले जाना, तो बड़ी आर्थिक स्थिति गुजर रहे हैं। तो कई व्यापारियों को फ़ोन आया तो अपने बात टालने की कोशिश की, हो सकता है 1-2, पर कुछ बढ़िया चोरी होने से अब व्यापारी में उबाल तो आ रहा है। सीधे बात करते हैं कि आप लोग कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, व्यापारी संगठन चलाते हैं। तो आज हम लोगों ने एसपी साहब से चर्चा कर एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि चोरी पे थोड़ा लगाम लगे, जो व्यापारी परेशान हैं उनको परेशानी से दूर हो। हाँ, ये व्यापारी समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया पुलिस अधीक्षक रीवा के नाम से कि 2 दुकानों में चोरियाँ हुई हैं, जो इसमें एक कपड़े की दुकान है, एक दूसरी दुकान है। उस चोरियों के संबंध में सचेत करने के लिए आए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। उसमें उनको आवश्यक जो व्यवस्थाएं करनी है पुलिस को, उनके लिए हमने सीएसपी साहब को निर्देशित कर दिया है। तो उस एरिया में थोड़ा सा गश्त वापस से बढ़ा देंगे। तो खबर सागर से, जहां देवरी क्षेत्र में बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक हर्ष यादव ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। विधायक हर्ष यादव ने कहा कि गर्मी के सीजन में आंधी तूफान चलने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बिजली के खंभे और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसका मैनेजमेंट कार्य भी विभाग के सही तरीके से नहीं कर रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा अघोषित बिजली कटौती भी हमारे क्षेत्र में की जा रही है, चाहे गौरहमर की बात हो, चाहे आपकी सैजपुर की बात हो, चाहे आपके महाराजपुर की बात हो। रात में कई घंटों तक लाइट बंद रहती है, लोग हैरान परेशान होकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा 188 की कार्रवाई की जाती है। वही हाल दिन में है, वही हाल रात में है। बिजली विभाग के द्वारा निश्चित रूप से अबाध रूप से व्यवस्था निश्चित रूप से शुरू करने का दायित्व है। तो खबर इंदौर से, जहां कोरोना काल से परेशान होकर लोग आत्महत्या करने को मजबूर है, जिसमें इंदौर के एसडीएम अंजुल खरे के 55 वर्षीय रीडर बहादुर सिंह केलवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मौत का वजह कोरोना है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
उनका बहादुर सिंह केलवा नाम है। ये 72 ट्रेजर टाउनशिप में रहते हैं। उम्र 50 वर्ष से फांसी लगाई है। अभी तो मामला पता नहीं चला, अज्ञात है कारण। अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, जांच चल रही है। क्या करते थे ये एडीएम साहब है अंशुल खरे। परिवार में इनका एक छोटा लड़का है, एक बड़ा लड़का जिसकी शादी हो गई है, उनकी वाइफ है और उनका बच्चा है। ये है ना फांसी लगा रखी थी, फंदे पे लटके मिले थे, तो घर वालों ने खोल लिया था। फिर पुलिस को सूचना की, फिर पुलिस मौके। तो अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां लॉकडाउन में घरों में घुसकर बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे रही हैं, जिसमें लसूड़िया थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के घर में बदमाशों ने घुसकर पहले तो 50,000 रुपए लूट चुराए और उसके बाद महिलाओं को अकेला देखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह की रात की घटना है, लगभग 2 से 3 के बीच की घटना है। ये एक लसूड़िया थाने के अंतर्गत कॉलोनी है, रेलवे ट्रैक से लगी हुई है। यहाँ पर 3 लोग, जिसमें 2 नाबालिग थे और 1 बालिग, ये चोरी की नीयत से घर में घुसे हैं, जहाँ पर एक युवती को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और कुछ पैसे वहाँ से चोरी करके ले गए। पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त हुई, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों के सामने जानकारी ली है और अभी जो 3 आरोपी थे उनमें से 2 को गिरफ्तार। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। पन्ना से सामने आ रही है, जो कि पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने प्रयासों से साइबर सेल पन्ना से गायब हुए 25 मोबाइल को बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना ने साइबर सेल की टीम को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सभी बरामद मोबाइल फोन को असली स्वामियों को वापस करने की बात भी कही और पहले से भी 35 मोबाइल को पुलिस ने खोजा था। पन्ना पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। पन्ना पुलिस की साइबर टीम ने लगभग 3 लाख कीमत के 25 देशकीमती मोबाइल जब्त किए हैं और इन आवेदकों को ये मोबाइल प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, विगत फरवरी माह में भी करीब 35 से भी अधिक मोबाइल जो कि करीब 5 लाख कीमत के थे, जिन फरियादियों के गुम हुए थे या चोरी हो गए थे, उन फरियादियों को लौटाए गए थे। इसी तारतम्य में आज साइबर सेल की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए करीब 25 एंड्रॉयड फ़ोन और स्मार्टफोन को। तो अगली खबर मुरैना से, जहां पुराने रंजिशों को लेकर वाल्मीकि और जाटव समाज के 2 गुटों में 2 दिन से मारामारी चल रही है, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की भी तलाश कर रही है। और ऊपर में पहुंचेगा। कितने फायर किए कम से कम 40-50 फायर करे। क्या पुरानी कोई रंजिश है? क्या है रंजिश? कोई पहले लड़ाई वही पहले है बैठ है तो पहले घेर लो, फिर 5-6 जन इनने मोटरसाइकिल बाहर हो भाई पास से लट से बचा दो तो टकराव है ना का सही बढ़िया। लेकिन जब ये बताते कि फरियादी जाते हैं, लेकिन प्रशासन जब थाने में जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती, और जब बड़ी घटना हो जाती है जब प्रशासन जागरूक होता है। इस बारे में बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर सुनवाई होती है। जो भी थाने पे जाती है उसकी बराबर सुनवाई होती है। तो अगली बड़ी खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां हाईवे चालक ने विपरीत दिशा से आ रहे स्कूटी चालक को रोका। स्कूटी चालक की घटनास्थल पर हुई मौत परिचय पत्र के आधार पर की गई है। मृतक की पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा मामला किया है दर्ज। तो एक दर्दनाक मौत सड़क हादसे की वजह से देखने को मिली है। स्कूटी चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें आपको कि घटनास्थल पर परिचय पत्र के आधार पर मृतक की पहचान कर ली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ठेलाजी के पास ये पूरा मामला सामने आया। तो खबर रतलाम से, जहां कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें मरीजों के शवों को ले जाने के लिए निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति ने कलेक्टर से शव वाहन की मांग की।
जिससे पीड़ित लोगों को उन लोगों से राहत मिल सके जो शव को ले जाने में अपना मुनाफा देखते हैं। जिसको लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शव वाहन की मांग की। तो सतना के मेहर के इटमा गांव में एक शराबी पिता को मां और बेटे के साथ मिलकर परिवार वालों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद शराबी पिता लहूलुहान हो गया। आपको बता दें कि शराबी व्यक्ति से लगातार घरवाले परेशान थे, जिसके बाद परिवार वालों ने ये फैसला लिया। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो व्यक्ति के पिटाई का वीडियो, पूरा मामला मध्य प्रदेश के सतना से। कहा जा रहा है कि एक परिवार वालों ने जमकर युवक की पिटाई की है। आप बच्चों को, अपने ही पिता को पीटते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इस बीच किसी ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना से पूरा मामला। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।